नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में एक बार फिर बेकाबू हुई इस महामारी पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बड़ा फैसला, सभी तरह के कार्यक्रमों पर लगा दी रोक। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सभी सरकारी, धार्मिक और राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रमों सहित सभी सार्वजनिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में इस महामारी वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य में एक दिन में 6,971 नए केस सामने आए हैं, जबकि मुंबई में 850 लोग संक्रमित मिले हैं। उद्धव ठाकरे ने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाते हुए कहा कि हम पार्टी का प्रसार करते हैं, इस महामारी का नहीं। मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की सभी बैठकें ऑनलाइन होगी। उन्होंने कहा कि इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए अगले 8 दिन बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में यह महामारी अपना सिर दोबारा उठा रही है। 8 से 15 दिन में यह पता चल जाएगा कि क्या यह दूसरी लहर है। दोस्तों ठाकरे ने आगे कहा कि हम किसी भी सिंगल मशीनरी पर ज्यादा भार नहीं डाल सकते, हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। हम एक नए कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं, आई एम रेस्पॉन्सिबल। मैंने नीति आयोग की बैठक में काम के समय को लेकर सुझाव दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेल की बढ़ती कीमतों पर सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री मोदी को लेटर, कहा लोगों की तकलीफ बड़ा मुनाफाखोरी कर रही है सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि कीमतें ऐतिहासिक एवं अव्यवहारिक है, ईंधन के बढ़ते दाम वापस लिए जाएं और इसका लाभ हमारे मध्यम एवं वेतनभोगी वर्ग, किसानों, गरीबों तक पहुंचाया जाए। सोनिया गांधी ने कहा कि जिस तरह जीडीपी गोता खा रही है और ईंधन के दाम बेतरतीब बढ़ रहे हैं, सरकार अपने आर्थिक कुप्रबंधन का ठीकरा पिछली सरकारों पर फोड़ने में लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लोगों की कठिनाइयों को बढ़ाकर मुनाफाखोरी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पत्र की शुरुआत में लिखा कि मैं यह पत्र आपको आसमान छूती तेल व रसोई गैस की कीमतों से हर नागरिक के लिए उत्पन्न गहन पीड़ा एवं संकट से अवगत कराने के लिए लिख रही हूं। एक और भारत में रोजगार खत्म हो रहा है, कर्मचारियों का वेतन घटाया जा रहा है और घरेलू आय निरंतर कम हो रही है। तेजी से बढ़ती महंगाई और घरेलू सामान एवं हर आवश्यक वस्तु की कीमत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने इन चुनौतियों को और अधिक गंभीर बना दिया है। खेद इस बात का है कि संकट के इस समय भी भारत सरकार लोगों के कष्ट व पीड़ा दूर करने की बजाय उनकी तकलीफ बढ़ाकर मुनाफाखोरी कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खाप चौधरियों से मिलने गए भाजपा नेताओं का शामली में विरोध, ट्रैक्टर लगाकर रोका काफिला। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन में शामिल लोगों को समझाने पहुंचे भाजपा नेताओं को खासी नाराजगी झेलनी पड़ी। कृषि कानून के समर्थन में लोगों को समझाने पहुंचा भाजपा प्रतिनिधि मंडल को कई जगह विरोध का सामना करना पड़ा। खाप चौधरियों ने भाजपा नेताओं से मिलने तक से इनकार कर दिया। कई जगह भाजपा नेताओं को गाँव में घुसने तक नहीं दिया गया। शामली में कई जगह ट्रैक्टर लगाकर भाजपा नेताओं का काफिला रोका गया। भाजपा प्रतिनिधि मंडल में केंद्र और यूपी के मंत्री भी शामिल थे। शामली जिले के भैंसवाल गांव में कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे खाप चौधरियों से बातचीत करने पहुंचे भाजपा प्रतिनिधि मंडल का जमकर विरोध हुआ। खाप चौधरियों ने भाजपा प्रतिनिधि मंडल में शामिल केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह, वेस्ट यूपी के अध्यक्ष मोहित बेनीवाल समेत कई भाजपा नेताओं से मिलने तक से इनकार कर दिया। वहीं दोस्तों किसानों से बातचीत करने जा रहे इन नेताओं का ग्रामीणों ने ट्रैक्टर लगाकर काफिला भी रोक दिया और जमकर नारेबाजी की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरल में योगी आदित्यनाथ ने छेड़ा लव जिहाद का मुद्दा, कहा यहां सो रही है सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को केरल पहुंचे। यहां उन्होंने लव जिहाद का मुद्दा छेड़ा है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर कानून बनाने को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा उन्होंने राज्य में सत्तारूढ़ वाम सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। वहीं पहले राज्य में शासन कर चुकी कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। खास बात दोस्तों यह है कि केरल में इस साल चुनाव होने हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी
बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में लगी हुई है। रविवार को कासरगोड में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता जो सीपीएम और अन्य तत्वों के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ते हुए मूल्यों तथा आदर्शों की राजनीति के लिए समर्पित हैं, मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। इस दौरान उन्होंने वर्तमान और पहले की सरकारों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सीपीएम की सरकार ने राज्य में अराजकता फैलाई है। यहां पर लव जिहाद के काफी ज्यादा मामले हैं और उस पर रोक नहीं लगाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां पर लव जिहाद के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी का मिशन इलेक्शन। मोदी ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक ली। 5 राज्यों के चुनाव और कृषि कानूनों पर बनी रणनीति। जी हां दोस्तों, कुछ देर पहले भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत की। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी और असम को लेकर चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। इन सभी राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। दोस्तों, बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हुए। राज्य के प्रभारी और सह प्रभारी के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में पहुंचे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले शनिवार को भाजपा मुख्यालय में पार्टी के संगठन महासचिवों की बैठक भी हुई थी, जिसमें जेपी नड्डा ने चुनावी राज्यों के पदाधिकारियों से रिपोर्ट ली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी की बहन को भी सीबीआई ने भेज दिया नोटिस। पूछताछ के लिए आज बुलाया। जी हां दोस्तों, कोयला घोटाले मामले में अब सीबीआई ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी के साथ ही उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की बहन मेनका गंभीर को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया है। सीबीआई ने मेनका गंभीर को आज यानी कि सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि अभिषेक बनर्जी की पत्नी को रविवार को ही पूछताछ के लिए बुलाने का टाइम दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम? पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताई 2 बड़ी वजह। जी हां दोस्तों, देश में पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतें नया रिकॉर्ड बना रही है, वो भी उस वक्त जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी कम है। इस वक्त देश के लोग 1 लीटर कच्चे तेल की तुलना में पेट्रोल के लिए 4 गुना भुगतान कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की 2 बड़ी वजह बताई है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि ईंधन की बढ़ती कीमतों के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार ने ईंधन का उत्पादन कम कर दिया है और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए विनिर्माण देश कम ईंधन का उत्पादन कर रहे हैं। इससे उपभोक्ता देश त्रस्त हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने आगे कहा कि हम लगातार ओपेक और ओपेक प्लस देशों से आग्रह कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि बदलाव जल्द होगा। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में पेट्रोल और डीजल पर सर्वाधिक 64% टैक्स लिया जाता है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है और लॉकडाउन के दौरान इसे बढ़ा दिया गया था। इसी टैक्स की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें 4 गुना तक बढ़ जाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हमारी रीढ़ को तोड़ना आसान नहीं। जी हां दोस्तों, कोयला घोटाले मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई ने समन जारी किया है। रविवार को सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची और बाहर नोटिस चिपका दिया। जब सीबीआई अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला। इन सबके बीच ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि हमारी रीढ़ को तोड़ना आसान नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ नेता हैं जिन्होंने कहा था कि वे जानते हैं कि बंगाल की रीढ़ को कैसे तोड़ना है। हमारी रीढ़ को तोड़ना आसान नहीं है। वो बंगाल के बारे में नहीं जानते हैं। मरते दम तक लड़ाई लड़ती रहूंगी। मैं आप सभी से अपील करती हूं कि जब भी आप किसी फोन कॉल का जवाब दें तो जय बंगला बोलें, हेलो नहीं। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 11,10,42,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 24,59,000 को पार कर गया है। इस महामारी का सबसे ज्यादा प्रकोप अमेरिका झेल रहा है। अमेरिका में अब तक 2,80,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों मरने वालों का आंकड़ा
लगभग 5 लाख पहुंच गया है। वहीं दोस्तों इसके बाद में इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत की स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरे भारत के हालात। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,09,77,000 को पार कर गया है। दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या भारत में 1,56,000 के पार है। महाराष्ट्र इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां पर 20,87,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों पिछले 7 दिनों में एक बार फिर से महाराष्ट्र में दूसरी लहर की दस्तक देखी जा रही है। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के बाद में केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी का इलाज करवाने वालों को बड़ी राहत, बीमा कंपनियां क्लेम भुगतान से नहीं कर सकती इनकार। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बीच इरड्डा ने इंश्योरेंस धारकों को बड़ी राहत दी है। IRDAI ने अब जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को आदेश देते हुए कहा है कि इस महामारी के क्लेम को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। इसके साथ ही अस्पतालों के स्टैंडर्ड रेट्स का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में भी क्लेम्स के निपटान में किसी भी तरह की देरी नहीं की जानी चाहिए। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक IRDAI के इस कदम से अब ग्राहकों को काफी राहत मिल गई है, यानी कि अब उनको इस बात के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा कि उनके रीइंबर्समेंट या फिर मेडिकल क्लेम्स का भुगतान बीमा कंपनियां करेंगी या नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयर ट्रेवल न्यू गाइडलाइंस, हवाई सफर के लिए नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। इस महामारी का कहर बढ़ने से सख्त हुए फिर से नियम। जी हां दोस्तों, अगर आप आने वाले दिनों में एयर ट्रेवल करने जा रहे हैं तो आपको थोड़ी खास तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे तो आपको परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। दरअसल दोस्तों इसका बड़ा कारण कुछ राज्यों में इस महामारी के संक्रमितों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी होना है। इसको लेकर कई राज्य सरकारों ने अपने अपने लेवल पर फैसले किए हैं। इसी का असर है कि एयरलाइंस कंपनियों को इसका पालन करना ही होगा। एयरलाइंस ने भी पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। अब दोस्तों एयर एशिया इंडिया ने अपने पैसेंजर्स को जारी की गई एडवाइस में कहा है कि अगर आप महाराष्ट्र से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आने वाले हैं तो आपके पास इस महामारी की टेस्ट का नेगेटिव RT-PCR सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही यह सर्टिफिकेट 72 घंटे से ज्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। दरअसल दोस्तों कर्नाटक स्टेट अथॉरिटी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, वेदर अपडेट। जानिए पिछले 24 घंटे और अगले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय हिस्सों और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के आंतरिक भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। आंध्र प्रदेश के शेष तटीय हिस्सों और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिली है। वहीं दोस्तों इसके अलावा पंजाब, हरियाणा के कुछ शहरों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। वहीं आगामी 24 घंटे की बात कही जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। आंतरिक तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश या फिर गरज के साथ बौछारें गिरने के भी आसार हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात शुरू होने की संभावना है। वहीं दोस्तों उत्तरी मैदानी इलाकों में कोहरे की तीव्रता अब कम हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ममता सरकार का बड़ा फैसला, पश्चिम बंगाल में 1 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। जी हां दोस्तों, देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही बढ़त को लेकर बहस जारी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए ईंधन कीमतों में कमी करने का फैसला किया है। सरकार ने आज रात मध्यरात्रि से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 1 रुपए की कटौती कर दी है। दोस्तों खास बात यह है कि देश के कई शहरों में मोटर ईंधन की कीमतें सैकड़ा पार कर गई है। विपक्षी दल और आम जनता लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन केंद्र सरकार फिर भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं कर रही है। उल्टा इसका दोष विपक्ष पर और पुरानी सरकारों पर ही डाल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
पुडुचेरी में 2 और विधायकों का इस्तीफा, अल्पमत में आई कांग्रेस डीएम की सरकार, कल साबित करना होगा बहुमत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस डीएम के गठबंधन की सरकार पुडुचेरी में अल्पमत में आ गई है। यहां कांग्रेस और डीएमके के एक अन्य विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद 33 सदस्यों वाली विधानसभा में सिर्फ 25 विधायक ही हैं। लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस डीएमके गठबंधन में सिर्फ 11 विधायक ही बचे हैं। वहीं कांग्रेस डीएमके की सरकार को 22 फरवरी को अपना बहुमत भी साबित करना है। ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है कि अब वी नारायण स्वामी की सरकार गिर सकती है। पुडुचेरी सरकार में शामिल कांग्रेस के एमएलए के लक्ष्मी नारायण और डीएमके के विधायक वेंकटेशन ने रविवार को अपना पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अब वी नारायण स्वामी की सरकार में सिर्फ 11 विधायक ही बचे हैं। वहीं विपक्ष में 14 विधायक हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी के नेताओं को प्रधानमंत्री का संदेश, कहा जनता के बीच लेकर जाएं कृषि कानूनों के फायदे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लिया था और पार्टी नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर कहा कि ये किसानों के फायदे के लिए लाए गए हैं। उन्होंने बीजेपी नेताओं से कहा कि 3 कानूनों के फायदे क्या क्या हैं, उसे जनता के बीच लेकर जाएं। पदाधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल में चुनाव को लेकर काम ठीक चल रहा है, लेकिन अभी बहुत काम करना है। उन्होंने आगे कहा कि 3 कृषि कानून किसान के फायदे को ध्यान में रखकर लाए गए हैं। तीनों कानूनों के फायदे क्या क्या हैं, आप जमीन पर जनता के बीच लेकर जाएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्पेन में एंट्री के लिए लगेगा वैक्सीन पासपोर्ट, तभी मिलेगा टूरिस्ट वीजा। जी हां दोस्तों, स्पेन के 3 आइलैंड्स ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि वो इंटरनेशनल टूरिस्ट का वेलकम करने के लिए तैयार हैं, अगर उन्हें इस महामारी की वैक्सीन लगी हो तो। इसके लिए उन्होंने स्पेन सरकार को अपने उस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के लिए कहा है, जिसमें सरकार ने कहा था कि वो इस महामारी पासपोर्ट जैसी स्कीम ला रही है। इजिबा, मजोर्का और मिनोर्का आइलैंड्स के प्रशासन ने सरकार से कहा है कि वो इस पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, मैड्रिड में स्पेन सरकार ने राज्यों के गवर्नरों की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने स्पेन के टूरिज्म मंत्री मारिया रेयस मोटेरो से इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने की अपील की। उनका कहना था कि आने वाली गर्मियों की छुट्टियों में पर्यटन में तेजी आने की उम्मीद है, इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। टूरिज्म सेक्टर खुलने से देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरबीआई ने कहा ऑनलाइन पेमेंट पर ज्यादा सावधानी बरतें बैंक, ग्राहकों को न हो कोई दिक्कत। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक और कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं को दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आरबीआई को ऑनलाइन पेमेंट में कुछ शिकायतें मिली थी, जिसके बाद ये गाइडलाइंस जारी की गई है। आरबीआई ने बैंकों को साफ तौर पर कहा है कि नई गाइडलाइंस को लागू करने में बिल्कुल देरी न करें, जल्द से जल्द ग्राहकों के लिए ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम को और सुरक्षित बनाएं। दोस्तों, नई गाइडलाइंस का मकसद डिजिटल भुगतान को और ज्यादा सुरक्षित करना है। इसके तहत इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट, कार्ड पेमेंट, ग्राहक सुरक्षा व शिकायत निपटाने के सिस्टम को और मजबूत करना है। ये नियम सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक तथा क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी कि एनबीएफसी पर लागू होंगे। बैंकों को ऐसा सिस्टम तैयार करने को कहा गया है जिससे ग्राहकों के साथ कोई धोखेबाजी न हो। यानी कि दोस्तों, अब पूरी तरीके से आरबीआई ने बैंकों से कह दिया है कि आप ऑनलाइन पेमेंट को अपना लीजिए और ग्राहकों को भी इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा आप सिस्टम विकसित करें। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, आपको बताना है दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल कौन से देश में मिलता है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस देश का नाम जहां पर की सबसे सस्ता ईंधन यानी कि पेट्रोल डीजल मिलता है, तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।